हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने रुधिर के बारे में अध्ययन किया था और अपन रुधिर में प्लाज्मा का रासायनिक संगठन पढ़ रहे थे। तो देखो, प्लाज्मा में मुख्य रूप से तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं: जल, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। कुल प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% भाग जल होता है और लगभग 1% भाग अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों में हमने पढ़ा था लवण होते हैं, आयन होते हैं और गैसें होती हैं। इसके बाद देखो, जो तीसरा भाग है वो है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 7 से 9% होती है, यानी कुल रुधिर का 7 से 9% भाग क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और मैंने आपको बताया था कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन ही कुल कार्बनिक पदार्थों का 6 से 7% भाग बनाती है। यानी कुल कार्बनिक पदार्थ होते हैं 7 से 9%, इनमें से 6 से 7% भाग किसका होता है? प्रोटीन का। इसका मतलब प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। अब देखो, प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। 3 प्रकार की प्रोटीन। प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। या ऐसे बोल दो, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रोटीन को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो देखो, नंबर 1 सबसे पहले है एल्बुमिन। एल्बुमिन एल्बुमिन प्रोटीन। पहली प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन। देखो, ये एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ये रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में, तो ध्यान रखना, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ये सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इस एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण या इसका संश्लेषण कहां होगा? तो ध्यान रखना, एल्बुमिन प्रोटीन का संश्लेषण लीवर या यकृत में होता है। संश्लेषण कहां होता है? लीवर या यकृत में। और इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, एल्बुमिन प्रोटीन का मुख्य कार्य रक्त के प्रासरण दाब का नियमन करना है। प्रासरण दाब का नियमन करना है। ये तो बात हो गई एल्बुमिन प्रोटीन की। कार्य ध्यान रखना इसका, एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण तो यकृत में होता है और इसका कार्य क्या है? प्रासरण दाब का नियमन करना। अब इसके बाद देखो, नंबर 2 है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली दूसरी प्रोटीन कौन सी है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। देखो, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा के अंदर इस एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात 2:1 होता है। यानी एल्बुमिन की मात्रा अधिक होती है और ग्लोब्यूलिन की मात्रा कम होती है। तो एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात कितना होगा? 2:1 होता है। इसका निर्माण या संश्लेषण, तो इसका निर्माण या संश्लेषण एक तो होता है यकृत में और एक होता है लसिकांगों में, लिम्फोइड्स। ध्यान रखना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण
यकृत और लसिकांगों में होता है। अब देखो, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का कार्य होता है शरीर में रसायनों का परिवहन, रसायनों का परिवहन। इसके अलावा इसका एक कार्य और होता है रसायनों का परिवहन, और दूसरा कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो ध्यान रखना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, इसका निर्माण यकृत और लसिकांगों में होता है, और इसका कार्य रसायनों का परिवहन करना और एंटीबॉडी का निर्माण करना है। अब देखो, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये 3 प्रकार की होती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितने प्रकार की? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 अल्फा ग्लोब्यूलिन, नंबर 1 अल्फा ग्लोब्यूलिन, नंबर 2 बीटा ग्लोब्यूलिन, दूसरी कौन सी है? बीटा ग्लोब्यूलिन, और तीसरा प्रकार है वो है गामा ग्लोब्यूलिन। तीसरा प्रकार कौन सा है? गामा ग्लोब्यूलिन। तो जो अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है इसका संश्लेषण कहां होगा? लीवर या यकृत में होता है। अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? लीवर में होता है। बीटा ग्लोब्यूलिन का संश्लेषण भी कहां होता है? लीवर या यकृत में होता है। और जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है इस गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण लिम्फोइड या लसिकांगों में होता है, लिम्फोइड या लसिकांगों में होता है। अब देखो, इस अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कॉपर का परिवहन करती है, कॉपर का परिवहन। बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये आयरन का परिवहन करती है, आयरन का परिवहन। और गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ध्यान रखना क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। एक बार दोबारा से देखना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है इसका निर्माण यकृत और लिम्फोइड यानी लसिकांगों में होता है, और इसका कार्य रसायनों का परिवहन करना और एंटीबॉडी का निर्माण करना है। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये 3 प्रकार की होती है। अल्फा ग्लोब्यूलिन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है और ये कॉपर का परिवहन करती है। बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इस बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण भी लीवर या यकृत में होता है और ये आयरन का परिवहन करती है। तीसरी है गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इस गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण लसिकांगों में होता है और ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब देखो, जो एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी है ये हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं एंटीबॉडी। हाँ, तो देखो, जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है और एंटीबॉडी है 5 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 देखो, IgG। पहले एंटीबॉडी कौन सी है? IgG, सबसे छोटी और सबसे हल्की, सबसे छोटी वह हल्की एंटीबॉडी है। दूसरी बात, जो IgG एंटीबॉडी होती है ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। IgG एंटीबॉडी
एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है, यानी गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा शिशु को यही एंटीबॉडी प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा शिशु को कौन सी एंटीबॉडी प्राप्त होती है। तो आंसर क्या होगा, IgG। तो ध्यान रखना, गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा शिशु को प्रदान की जाती है, माता द्वारा शिशु को प्रदान की जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, IgG। इसके बाद देखो नंबर 2 IgA, एंटीबॉडी का दूसरा प्रकार कौन सा है, IgA। इसे स्रावी एंटीबॉडी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्रावी एंटीबॉडी। IgA को स्रावी एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि शरीर के अलग अलग जगहों से जो तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, उन तरल पदार्थों में ये एंटीबॉडी पाई जाती है। यानी शरीर के द्वारा तरल पदार्थों का जो स्राव होता है, उनमें ये एंटीबॉडी पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्रावी एंटीबॉडी। यानी ये एंटीबॉडी लाल, श्लेष्मा, आंसू आदि तरल पदार्थों में पाई जाती है। और प्रसव के बाद माता द्वारा शिशु को यही एंटीबॉडी प्रदान की जाती है, माता द्वारा शिशु को यही एंटीबॉडी प्रदान की जाती है। कैसे, तो देखो, शिशु जन्म के पश्चात माता बच्चे को दूध पिलाती है। तो प्रसव के प्रारंभिक दिनों में जो दूध आता है, प्रसव के प्रारंभिक दिनों में जो दुग्ध स्राव होता है, दुग्ध स्राव, उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। प्रसव के प्रारंभिक दिनों में जो दुग्ध स्राव होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और इस कोलोस्ट्रम में सर्वाधिक IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। तो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध के माध्यम से ये IgA एंटीबॉडी शिशु को प्रदान करती है। तो ध्यान रखना, IgG एंटीबॉडी होती है, ये तो प्लेसेंटा के द्वारा गर्भावस्था में माता शिशु को प्रदान करती है, और IgA एंटीबॉडी माता शिशु को जन्म के पश्चात प्रदान करती है। और किसके द्वारा, दूध के द्वारा, क्योंकि माता के दूध को क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, और उस कोलोस्ट्रम में सर्वाधिक IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। इसके बाद तीसरी है IgM। तीसरी एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। ये सबसे बड़ी और सबसे भारी एंटीबॉडी है, सबसे बड़ी और सबसे भारी एंटीबॉडी होती है। तो सबसे हल्की तो कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, सबसे हल्की एंटीबॉडी IgG होती है, और सबसे भारी कौन सी होती है, IgM होती है। जब हमारे शरीर में रोगाणु का संक्रमण हो जाता है, जब हमारे शरीर में रोगाणु का संक्रमण हो जाता है, तो सबसे पहले इसी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में रोगाणु के संक्रमण होने पर शरीर के द्वारा IgM एंटीबॉडी का स्राव किया जाता है।
इसके बाद अगली एंटीबॉडी है आईजीडी। आईजीएम के बाद अगली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीडी। इसे सतही एंटीबॉडी भी कहते हैं, सतही प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, सतही प्रतिरक्षा किसको कहते हैं? आईजीडी को, क्योंकि यह लसीकाणुओं की सतह पर पाई जाती है। लसीकाणु या जिसको अपन बोलते हैं लिम्फोइड्स, तो लिम्फोइड्स की सतह पर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सतही एंटीबॉडी कहते हैं। पांचवी एंटीबॉडी है वो है आईजीई। पांचवी एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीई। इसे एलर्जी एंटीबॉडी भी कहते हैं, एलर्जी एंटीबॉडी भी कहते हैं। एलर्जी एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारे शरीर में किसी बाहरी पदार्थ के प्रवेश कर जाने के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है, तो उस समय यही एंटीबॉडी बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एलर्जी एंटीबॉडी। तो ये हमारे शरीर में 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। इनमें ये 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आईजीजी और आईजीए। आईजीजी गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा शिशु को प्रदान की जाती है, और आईजीए प्रसव के प्रारंभिक दिनों में जो दूध आता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और इस कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीए। इसको स्रावी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के द्वारा जो तरल पदार्थों का स्राव किया जाता है उनमें ये एंटीबॉडी पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्रावी एंटीबॉडी। तो अपन प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने एल्ब्यूमिन प्रोटीन पढ़ी जो प्राशन दाब का नियंत्रण करती है। उसके बाद अपन ने दूसरी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पढ़ी। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रसायनों का परिवहन करती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसके बाद देखो हमारे प्लाज्मा में जो तीसरी प्रकार की प्रोटीन है वो कौन सी है? तो प्लाज्मा में तीसरी प्रोटीन होती है वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन वह फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन वह फाइब्रिनोजन। इसका निर्माण या संश्लेषण कहाँ होगा? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों का संश्लेषण यकृत या लीवर में होगा। संश्लेषण कहाँ होगा? यकृत में। तो पहली बात हो गई संश्लेषण की। ध्यान रखना, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और इस प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। नंबर 1 एल्ब्यूमिन, नंबर 2 ग्लोब्यूलिन और नंबर 3 प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो रुधिर का जो थक्का बनता है, थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये अपन ने प्लाज्मा का रासायनिक संगठन कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ अपना रुधिर का तरल भाग भी कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे पढ़ेंगे ठोस भाग या रुधिर कणिकाएं।